गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको प्रेरित करेगा, कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप खुद से हार नहीं मान लोगे तब तक दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। ठीक है, आपकी जीत आपकी किस पर निर्भर करती है? आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आप कितनी मेहनत करते हो, इस पर आपकी जीत निर्भर करती है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। अगर आपको ऊपर उठना है तो मन से ये भय निकालना होगा, ये डर निकालना होगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। ठीक है, तो उस गिरने के भय को, गिरने के डर को मन से निकालना होगा, तभी आप ऊपर उठ पाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र की कल हमने शुरुआत कर दी थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने क्या पढ़ा था? इसमें सिलेबस पढ़ा था, कौन कौन से चैप्टर है हमारे इसमें पर्यावरण अध्ययन में, और सब हमने शुरुआत भी की थी फर्स्ट चैप्टर से, परिवार एवं मित्र से। ठीक है, उसके बारे में हमने परिवार के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि परिवार होता क्या है। परिवार के फिर हमने क्या पढ़े थे? परिवार किस फैमिली जो है, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है फैमिली, उसका हिंदी अर्थ है परिवार। और फैमिली किससे बना है? फैमिली बना है फैमुलस से, और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है नौकर। फिर हमने उसकी परिभाषा लिखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? परिवार के क्या पढ़े थे? हमने कार्य पढ़े थे कि परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा गया था। किसके अनुसार? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। फिर ठीक है, कौन कौन से थे वो दो भाग? आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, और आज हम उसके आगे का क्या पढ़ेंगे? अभी परिवार के कार्य ही चले हुए हैं। कल किसके अनुसार किया था हमने? कल हमने किया था मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार के भाग। आज हम करेंगे ओकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कि ओकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला है कि नोट डाउन जरूर करना है, मतलब अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। वो नोट्स एक तो हमें एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए काम आएंगे, और जब तक हम हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक हमारे माइंड में सेट नहीं होती वो सारी चीज़ें कि बस देख लिए, वीडियो देख ली और वीडियो देखने से हो गया कुछ, उससे नहीं होने वाला। आपको हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम किसके अनुसार क्या चला हुआ है हमारा? परिवार के कार्य। कल हमने किसके अनुसार पढ़े थे? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार पढ़े थे। उन्होंने परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा था, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आज हम पढ़ेंगे ओकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार। ओकबर्न एवं निमकोफ साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। निमकोफ के अनुसार इन्होंने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने परिवार के कार्यों को 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में बांटा है। अब वो कौन कौन से हैं 6 भाग? साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है स्नेह तथा प्रेम संबंधी कार्य। प्रेम संबंधी कार्य। तो परिवार में जितने भी स्नेह और प्रेम संबंधी कार्य है वो करने आवश्यक होते हैं। किसके अनुसार है ये परिवार के कार्य? ओकबर्न और निमकोफ के अनुसार। दूसरा कौन सा है? दूसरा कार्य कौन सा है? आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य मतलब धन संबंधी कार्य, धन कमाने संबंधी कार्य।
कि जो हमारा सबसे मुख्य कार्य होगा ना कि पैसा कमाना, जब तक पैसा नहीं कमाएंगे, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं होगी, हमारे पास धन नहीं होगा, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आर्थिक कार्य है, धन का वितरण करना है, धन कमाना है, मतलब अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करने के लिए क्या करना है? वित्त यानी धन कमाना है। ठीक है। तीसरा कार्य क्या लिखा था परिवार के कार्यों में? तीसरा लिखा था सुरक्षा संबंधी कार्य। सुरक्षा संबंधी कार्य। सुरक्षा संबंधी कार्य परिवार के हर एक व्यक्ति की सुरक्षा करना आप परिवार के सदस्यों का मुख्य कार्य होता है। जैसे जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। हमारे जो छोटे बहन भाई होते हैं हम उनकी सुरक्षा करते हैं। मतलब एक दूसरे से उत्तरदायित्व के द्वारा बंधे होना, एक दूसरे से रिश्तों के द्वारा बंधे होना। तो क्या होता है परिवार के मुख्य कार्यों में सबसे मुख्य कार्य क्या है? सब मतलब है तो सारे मुख्य ही कार्य, लेकिन एक कार्य क्या है कि सुरक्षा संबंधी कार्य भी है कि परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करना हमारे परिवार के कार्यों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? चौथे नंबर पे लिखेंगे मनोरंजन संबंधी कार्य। मनोरंजन या मनोरंजनात्मक लिख लेंगे, मनोरंजनात्मक कार्य। ठीक है। जो मनोरंजन के कार्य है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? परिवार के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। किसके अनुसार? ऑगबर्न एवं निमकोफ के अनुसार है ये कार्यों के भाग। ठीक है। 5 नंबर पे लिखेंगे, 5 नंबर पे है धार्मिक कार्य। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ धर्म से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो परिवार के कार्यों के अंतर्गत आएंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य का फर्ज होता है कि वो अपने धार्मिक कार्यों को भली भांति पूर्ण निभाए, भली भांति पूर्ण अच्छे से करे। ठीक है। इसके बाद लास्ट कौन सा है? कितने का बताया है ना? 6 भागों में बांटा है ऑगबर्न एवं निमकोफ ने। छठा कौन सा है? शैक्षणिक कार्य, यानी शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो परिवार के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑगबर्न एवं निमकोफ के अनुसार परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑगबर्न और निमकोफ ने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है। या इनमें से एक भाग दे देंगे और फिर पूछेंगे इसमें से कौन सा कार्य है परिवार का जो ऑगबर्न और निमकोफ के द्वारा बांटा गया है। ठीक है। 6 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है? स्नेह तथा प्रेम संबंधी कार्य है, दूसरा आर्थिक कार्य है, तीसरा सुरक्षा संबंधी कार्य है, चौथा मनोरंजनात्मक कार्य है, पांचवा धार्मिक कार्य है और छठे शैक्षणिक कार्य है, यानी शिक्षा संबंधी कार्य है। ठीक है। इन्हें फटाफट से नोट डाउन करेंगे। मेरे साथ साथ ही आप नोट डाउन करते रहा कीजिए। ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ तब साथ साथ ही आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? परिवार के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था परिवार क्या है। नेक्स्ट लिखेंगे परिवार की विशेषताएं। क्या लिखेंगे? परिवार की विशेषताएं। टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, फटाफट से चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। परिवार की विशेषताएं, हेडिंग क्या डालेंगे? परिवार की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता लिखेंगे परिवार की सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। परिवार सामाजिक संस्था, मेरे साथ साथ लिखेंगे फिर बाद में समझाती हूँ। परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई, सामाजिक संस्था की
मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे विशेषताओं में? फर्स्ट विशेषता क्या है? सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था में क्या है कि जो परिवार है, एक सेकंड, कार्य करता है। परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। परिवार क्या है? सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई है। ठीक है, सेकंड लिखेंगे दूसरी विशेषता, फटाफट से साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरी लिखेंगे वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध पारिवारिक सदस्यों के बीच, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच सॉरी पूरा करेंगे इसे। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। संबंध साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, होते हैं, तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। दूसरी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुगत संबंध क्या होते हैं। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे हमारे दादा के गुण हमारे पापा में आए, हमारे पापा के गुण हमारे अंदर आए, हमारे गुण हमारे बच्चों के अंदर आएंगे, तो क्या होता है, ये वंशानुक्रम चलता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये नहीं कि सारे गुण आएंगे, लिखा है ना कुछ विशिष्ट गुण। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे, जरूरी नहीं है कि दादा के ही आए, हमारे मामा, चाचा, ताऊ, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनके कुछ विशिष्ट गुण कुछ हमारे अंदर आ जाते हैं। कुछ हमारे जैसे भाई बहन हैं, उनके अंदर हमारे चाचा, ताऊ, मामा, जितने भी सदस्य हैं किसी के भी विशिष्ट गुण आ सकते हैं। ये नहीं कि हमारे माता पिता के ही गुण हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन है वो तो दादा से चलता हुआ आ रहा है ना, पापा, चाचा, ताऊ, वो सारे क्या है, और मामा क्या है, माँ के भाई है, तो किसी के भी गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट गुण, कुछ ही गुण आते हैं, सारे गुण नहीं आते कि सेम टू सेम जो हमारे पापा करते थे सेम टू सेम हम वही करेंगे, नहीं। एक दो गुण कुछ विशिष्ट होते हैं जो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का आना क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। तीसरी विशेषता लिखेंगे आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था। पारिवारिक सदस्य, जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक पूर्ति करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उनके लिए मतलब उनकी सारी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वित्त कमाते हैं। ठीक है, वित्त की व्यवस्था करते हैं। तो क्या लिखेंगे आर्थिक व्यवस्था में कि पारिवारिक सदस्य, साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति, पॉइंट बना के लिखेंगे अच्छे से, सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, आर्थिक स्थिति को आप मेरे साथ साथ खूब अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए
वित्त की व्यवस्था करते हैं या धन की व्यवस्था करते हैं। करने के लिए धन की व्यवस्था करते हैं या अर्थ की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, व्यवस्था करते हैं। ठीक है, 3 विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट लिखेंगे 4 नंबर पे वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता, अनिवार्यता वैवाहिक अनिवार्यता तो क्या होता है? वैवाहिक जीवन, वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की क्या करते हैं? परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध परिवार की वंश वृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वैवाहिक संबंध क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्यों कराए जाते हैं विवाह? जिससे हमारे वंश की क्या हो, वंशा मतलब हमारा वंश आगे बढ़े, उसके लिए क्या होता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित कराए जाते हैं, विवाह कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 5वां लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। 5वीं विशेषता क्या है? सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। इसमें लिखेंगे पारिवारिक अंग के रूप में, फटाफट से लिखेंगे पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं। पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं ना। परिवार के बीच में रहकर हर व्यक्ति, परिवार का हर एक व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, जिसका परिवार है वो अपने परिवार के बीच में क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा कि अगर मुझे कल के टाइम कुछ दिक्कत होती है तो मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। ठीक है, वो कुछ भी परेशानी होगी तो सबसे पहले अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बताएगा। सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। कितनी विशेषताएं हो गई? 5 विशेषताएं हो गई। कौन कौन सी? सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। वंशानुगत संबंध, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तीसरी हो गई आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? धन की व्यवस्था करते हैं। चौथा क्या है? वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता किस लिए जरूरी है? वैवाहिक संबंध परिवार की वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। लास्ट क्या है? सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई कि पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वो अपने आप को परिवार के बीच में क्या करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हो गया, इसे रफ कर देते हैं। इसके बाद करेंगे परिवार का वर्गीकरण।
इसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे परिवार का वर्गीकरण। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखते हुए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में, जिससे हमें समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिवार का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो कितने, परिवार का वर्गीकरण, परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी तरह के परिवार होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली, और दूसरा होता है एकल परिवार यानी सिंगल फैमिली। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है, जैसे आप सभी को पता होगा कि इसी में लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, कि इसमें संयुक्त परिवार में कौन कौन आता है, वह परिवार जिसमें, फटाफट से मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, एकल परिवार बाद में लिखेंगे, वह परिवार जिसमें माता पिता, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे, उनके विवाहित व अविवाहित बच्चे, और दादा दादी, चाचा चाची और अन्य सदस्य। और कौन कौन होते हैं अन्य सदस्य, जैसे ताऊ ताई, बुआ, चाचा और कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, यानी जितने भी बहन भाई होते हैं वो सब किस में आते हैं, उन सबको मिलकर क्या बनती है, जॉइंट फैमिली बनती है, संयुक्त परिवार बनता है। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसमें और लिखने की ज़रूरत हो तो आप और लिख सकते हैं, बुआ, फूफा, ठीक है, फूफा, ठीक है, और लिख सकते हैं बहन भाई। वह परिवार जिसमें माता पिता, उनके विवाहित या वह अविवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, बहन भाई आते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली कहलाती है, संयुक्त परिवार कहलाता है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे तेजी के साथ। क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, वो तो आपको नाम से ही दिख रहा है, और सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति क्या होता है, संयुक्त परिवार का मुखिया होता है। मतलब जो हमारे घर में सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, हमारे परिवार का मुखिया, यानी हमारे दादाजी, या दादाजी नहीं है तो हमारे पापा के बड़े भाई। ठीक है, अगर बड़े भाई नहीं है, हमारे पापा ही बड़े हैं तो हमारे पापा मुखिया होंगे। ठीक है, तो संयुक्त परिवार का आकार कैसा होता है, संयुक्त परिवार का आकार, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है, और आयु में सबसे अधिक, आयु में सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है, मुखिया होता है। ये क्या हो गया, हमारा संयुक्त परिवार हो गया। ठीक है,
अब संयुक्त परिवार के लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। परिवार बड़ा होगा तो उसके बहुत सारे लाभ भी होंगे, और परिवार बड़ा होगा तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, बहुत सारी क्या होगी, हानि भी होगी, नुकसान भी होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संयुक्त परिवार के लाभ। पहले लाभ ही लिख लेते हैं ना, हानि तो बाद में ही देख लेंगे क्या हानि होती है। संयुक्त परिवार के गुण लिख लेते हैं या लाभ लिख लेते हैं, गुण या लाभ, या क्या क्या फायदे होते हैं या क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट से ऊपर वाले को नोट डाउन कीजिए, फिर नीचे जगह नहीं है लिखने के लिए। सबसे पहला लिखेंगे कार्य विभाजन की व्यवस्था। सबसे पहला क्या है, कार्य विभाजन की व्यवस्था। कार्य विभाजन की व्यवस्था, विभाजन की व्यवस्था। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब परिवार बड़ा होगा, ज़्यादा लोग होंगे, तो जो काम होगा वो हिस्सों में बांट दिया जाएगा ना। मान लीजिए घर में 3-4 लेडीज है और काम क्या है, खाना बनाने का काम है, तो क्या फ़ायदा होगा इससे। अगर एक लेडीज है और परिवार अपने परिवार का पूरा काम वही देखती है तो उसे सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जब 3-4 लेडीज है तो उसे कार्य को बांट दिया जाएगा कि सुबह का खाना आप बनाएगी, शाम का खाना आप बनाएगी, सुबह का और रात का खाना आप बनाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, उससे कार्य विभाजन हो जाएगा। सबसे मतलब फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा संयुक्त परिवार का, कि हर किसी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम आएगा, किसी पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा काम का कि सारा काम इसे ही करना है। तो कार्य विभाजन की क्या हो गई, व्यवस्था हो गई। फटाफट से इसे इसमें लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि ये आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये तो समझने वाली बात है, खाली इसे लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है फायदा, दूसरा गुण क्या होता है, सामाजिक जीवन का विकास होता है। दूसरा क्या लिखेंगे, सामाजिक जीवन का, सामाजिक जीवन का विकास। सामाजिक जीवन का विकास, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें सामाजिक जीवन का विकास अच्छे से होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो परिवार के व्यक्ति होते हैं समाज में ज़्यादा बैठते हैं। अब अकेला व्यक्ति होगा तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं होगी, काम से फुर्सत नहीं होगी तो क्या खाक समाज में बैठेगा जाके। अब घर में 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग हैं तो क्या है, एक काम कर रहा है, एक को थोड़े टाइम की फुर्सत हो गई, वो बाहर जाके समाज में बैठेगा, लोगों में बातचीत करेगा, उसे 4 बातों का पता चलेगा। तो क्या होगा संयुक्त परिवार में कि क्या दूसरा लाभ क्या है संयुक्त परिवार का, कि सामाजिक जीवन का विकास होता है। परिवार के सदस्यों का क्या होता है, उनका जो जीवन होता है उन्हें समाज की नॉलेज ज़्यादा मिलती है। किसके मुकाबले, एकल परिवार के मुकाबले, सिंगल फैमिली के मुकाबले, क्योंकि उनमें से हर व्यक्ति को वही कार्य विभाजन हो गया ना कि हर किसी का कार्य बटा हुआ है। तो कोई जिसका काम करने का टाइम होगा वो उसका अपना टाइम करेगा, दूसरा फ्री हो जाएगा तो वो जाके समाज में जाके बैठेगा, समाज से जानकारी लेगा, जाके 2-4 बातों का उसे पता चलेगा। तो क्या होगा कि सामाजिक जीवन का विकास होगा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे सॉरी, तीसरा क्या लिखेंगे गले में बहुत खराश हो रखी है आज। तीसरा क्या लिखेंगे, बचत के लिए अनुकूल। बचत के लिए अनुकूल, अनुकूल यानी जो बचत होगी वो सही होगी, मतलब ज़्यादा होगी। अब एकल फैमिली से ज़्यादा बचत होगी क्योंकि ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे, तो पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो क्या होगा, फिर बचत भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा परिवार के जो गुण चले हुए हैं इसे ये आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसे संयुक्त परिवार को हम अभी क्या करेंगे, कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने क्या 3 गुण लिखाए हैं ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हानि करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एकल परिवार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।